दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टिट क्लासेस इलाहाबाद। शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित टिट क्लासेस इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लिया जाए। इस वीडियो में हम लोग रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि सीडीपी पे हम लोग का स्पेशली फोकस रहेगा। सीडीपी के क्वेश्चन जो देखेंगे आगामी आने वाले परीक्षाओं में इसके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आगे आने वाले जो भी परीक्षा होती है, पीछे से ही मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, उसी से हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है कि आगे आने वाली परीक्षा में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही हम लोग देखें, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में उसी से इर्द गिर्द या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस आगे आने वाली परीक्षा, आपका जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट या सुपर टेट का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें महत्वपूर्ण ये आपका रहेगा। तो अब वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका हमारा क्वेश्चन है, हम लोग का आज का क्वेश्चन है, देखेंगे मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। पहला जो क्वेश्चन है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धि होती है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं: प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या शारीरिक गतिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के प्रकार में हम लोग जब कई प्रकार देखे थे, तो उसमें देखे थे कि अलग अलग जो आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड में वर्क करने वाले जो वर्कर होते हैं या जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के इस बुद्धि के जो विशेषताएं होती हैं, मौजूद होती हैं। तो प्रकृतिवादी विधि जो मूर्तिकार है, उसमें देखिएगा मूर्तिकार से संबंधित पूछा गया है। मूर्तिकार का मतलब कोई ना कोई चित्रकारी बनाएगा, कोई ना कोई जो है कला बनाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी चित्र बनाएगा, उस चित्र में कहाँ कौन सी पोजीशन पे क्या रखना है, कहाँ आँख होगा, कहाँ कान होगा, कहाँ नाक होगा, कहाँ हाथ होगा। जो भी चित्र बना रहा, जो भी मूर्ति बना रहा है जिस प्रकार का, उसको इसका मतलब क्या है कि उसको स्थान से विशेष मतलब है। स्थानिक बुद्धि यहाँ पे होगा। अंतर्व्यक्तिक वो व्यक्तियों से संबंध यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे लिखा हुआ शारीरिक गतिक, यहाँ पे जो एथलेटिक वगैरह होते हैं, जो खेल कूद में भाग लेते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि उसमें होता है। जबकि मूर्तिकारों में स्थानिक बुद्धि देखा जाता है। तो जो हमारा जो सेकंड इसमें आंसर है, सेकंड जो विकल्प है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान, जब वृद्धि होती है, परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण मापते हुए अध्ययन किया जाता है। 4 विकल्प दिया गया है: मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुभागीय विधि, विस्तारित विधि। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पिछले जो हम लोग का वीडियो था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया गया है, भी ध्यान दीजिएगा। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि जब परिवर्तनशील वृद्धि का, जब हम लोग वृद्धि के दौरान जब हम लोग अध्ययन करते हैं, परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का जब प्रेक्षण करते हैं, तो अनुदैर्ध्य वृद्धि से संबंधित ये होता है। अनुदैर्ध्य वृद्धि विधि जो विधि है जिसमें हम लोग मापन करते हैं या अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन का नाम है या उस विधि का नाम है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, अनुदैर्ध्य वृद्धि। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का आज का, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन का, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता महत्वपूर्ण है। सफलता महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चों को क्या मदद मिलती है? अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, इसके अलावा अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तीसरा क्वेश्चन में ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। छात्रों के समझ अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अब देखिए ज्ञान के प्रदर्शन के लिए बच्चे स्कूल में नहीं सीखते हैं, नेगेटिव आंसर हो गया। परीक्षा पास करना, केवल परीक्षा पास करने के लिए बच्चे नहीं सीखते हैं, ये भी नेगेटिव आंसर हो गया, गलत हो गया। पुरस्कार जीतना, उनको पुरस्कार केवल प्रदान करने का उद्देश्य से नहीं विद्यालय शिक्षा दी जाती है, भी आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। जो बेस्ट आपका आंसर है वो चौथा हो गया, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। जहाँ भी वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जो भी आपका दैनिक जीवन रहेगा बच्चों का, उसमें उसका उपयोग करेंगे
जो अधिगम है, चाहे पढ़ना लिखना सीखना जो भी समझना है, सबका उपयोग करेंगे तो अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। जो भी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं दैनिक जीवन में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, क्योंकि वो इस विद्यालय शिक्षा सीख चुके होते हैं। तो ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं? शिशु का ये गुण दिया हुआ है बच्चों का कि प्रारंभिक अवस्था में कौन सा गुण होता है? बहिर्मुखी होता है, निस्वार्थ होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, परोपकारी होते हैं। अब प्रारंभिक अवस्था भी ये आप ये मान के चलिए कि ये 0 से 6 वर्ष या 0 से 2 वर्ष की चर्चा हो रही है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब बालक बहुत छोटा होता है, तो कैसा उसका बिहेव होता है? बहिर्मुखी, अब बालक हो सकता है इसमें प्रारंभिक अवस्था दिया है, कोई उम्र तो दिया नहीं है। अगर हम 0 से 2 वर्ष रखें तो बहिर्मुखी वो क्या प्रदर्शन दूसरे को करेगा? निस्वार्थ, वो निस्वार्थ भाव नहीं होता है उसका, बल्कि जो बच्चों का क्रियाकलाप होता है स्व केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। उनको केवल अपने से मतलब होता है, चाहे खिलौने की बात हुआ, उनको भूख लगी है या उनको कोई वस्तु चाहिए, केवल स्व केंद्रित, केवल अपने को देखते हैं, किसी और को नहीं देखते हैं। तो बाकी जो का आंसर बहिर्मुखी भी गलत हो गया, निस्वार्थ भी गलत हो गया, परोपकार भी गलत हो गया। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, स्व केंद्रित हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो पाँचवा आपका क्वेश्चन है। पाँचवा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, पारंपरिक रूप से मैस्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है? बिल्कुल सीधा और सटीक आंसर है। आप जब मैस्लो का पदानुक्रमिक आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे 5 चरण बना रहता है। तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि ये 5 चरण पहले से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल 5 हो जाएगा। तो आगे चलेंगे, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? अगला जो आपका क्वेश्चन है, बहिर्मुखी बच्चा का गुण दिया हुआ है, क्वालिटी दिया है कि कैसा होगा। अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। बहिर्मुखी बच्चा है। बहिर्मुखी बच्चा का मतलब क्या होता है? आप ये भी ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रोवर्ट, जो अधिक हर चीज़ों पे, हर पहलू पे विचार करते हैं, हर पहलू पे बोलते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, दूसरे की भावनाओं को जानते हैं। बहिर्मुखी बच्चा एक्टिव हमेशा होता है, इनएक्टिव नहीं होता है, पैसिव नहीं होता, बिल्कुल एक्टिव होता है। तो उनको अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन करे, ये बहिर्मुखी का गुण हुआ ही नहीं, क्योंकि अंतर मस्तिष्क में जो अंतर्मुखी होगा केवल वही चिंतन करेगा। बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, केवल सिर्फ निरीक्षण नहीं करते बल्कि बातचीत भी करते हैं, अपनी बात दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरे की बात को अपनी जानते हैं। तो बहिर्मुखी गुण ये भी गलत हो गया। अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, ये भी गलत हो गया। चिंतन अधिक कर रहा है, अंतर्मुखी हो गया। बातचीत कम करे, ये गलत हो गया। तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे, तो आपका जो बेस्ट आंसर है, लाइक टू बी अ फास्ट पिस्ड इन्वायरमेंट। तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें, जहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं, लोग जो है एक्टिविटी करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तीव्र वातावरण जैसे जनरली आप पार्क देखते हैं या कोई म्यूजियम देखते हैं, पब्लिक प्लेसेस जनरली जो होता है, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जो एक्टिविटी जहाँ होती रहती हैं, लोग जहाँ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत जहाँ करते रहते हैं, तीव्र वातावरण। अगला आपका जो क्वेश्चन है, सातवां जो क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। व्यक्तित्व शब्द निम्न में से आया। व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया है? यूनानी से आया, लैटिन से आया या जर्मन से आया, या इनमें से कोई नहीं आया? तो ध्यान देंगे, जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी शब्द होता है, परसोना से आया हुआ है। परसोना शब्द किस शब्द का भाषा है? तो ध्यान देंगे, ये लैटिन शब्द का भाषा है। तो व्यक्तित्व शब्द परसोना से आया है, और परसोना का जो शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा होता है। उसी से ये लिया गया है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी मुखौटा से ही लिया गया। परसोना लैटिन शब्द का भाषा है, तो ये आपका जो आंसर हो गया, ये मुखौटा लैटिन हो गया। अगला चलेंगे, ये सातवां आपका था। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। आठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम क्या होते हैं? व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम क्या होंगे? सरल होंगे, विवादास्पद होंगे, व्यर्थ होंगे या वस्तुनिष्ठ होंगे? ध्यान देंगे, जो आठवां क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व आधारित परीक्षणों से, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से केवल अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान केवल लगा करके आप किसी व्यक्ति का सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे कि व्यक्तित्व उसका कैसा है, किसी पर्सन का या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। केवल अनुमान के आधार पर मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो उसका हमेशा जो मूल्यांकन होगा गलत होगा, क्योंकि किसी का व्यक्तित्व आपको देखना है तो कोई ना कोई टेस्ट लेना पड़ेगा, तो कोई ना कोई परीक्षण करना पड़ेगा, जिसमें व्यक्तित्व का कई परीक्षण थे। इसलिए आप समझ में आ गया होगा, आपका पहले ही हो गया कि अनुमान अगर केवल लगाएंगे तो उसका व्यक्तित्व का जो परीक्षण होगा, परिणाम होगा, हमेशा गलत होगा। इसमें गलत वाला चुनिए, तो विवादास्पद होगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होगा,
विवाद हमेशा आ जाएगा, डिस्प्यूट हमेशा होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 8वें क्वेश्चन का वो विवादास्पद, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका क्या कारण है? चोट लगने के बारे में प्रतिदिन चिंता होती है, इसका मतलब कभी उसको चोट लगा हो, पहले कभी चोट लगा था, लेकिन डेली वो चिंता होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, स्वालीनता, ध्यानाभाव, अति सक्रियता, चिंता विकार, अधिगम अक्षमता। ध्यान देंगे, चिंता जो शब्द है इसी से आपको आंसर ढूंढना है, इसी से आपको आंसर लगाना है। किसी बच्चे को चोट लगी है और प्रतिदिन उसको चिंता होती है, तो चिंता शब्द से ही इसका आंसर आपको मिल गया, किसी और ऑप्शन पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। चिंता विकार इसका आंसर होगा, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिक अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? व्यक्तिक अंतर नहीं है पूछा है जो अधिगम को प्रभावित करता है। शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, अभिप्रेरणा। अब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है इसमें जो व्यक्तिक अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो अधिगम को कौन प्रभावित नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमत्ता के अनुभव अधिगम को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। बुद्धिमान, जो अधिक बुद्धिमान बच्चा होगा वो जल्दी सीख लेगा, कम बुद्धिमान जो होगा वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। अनुभव, अनुभव प्रभावित करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में पहले से ज्ञान धारण करता है, पहले से जानकारी धारण करता है, तो उससे संबंधित जो ज्ञान आप देंगे या सिखाएंगे उसको जल्दी ग्रैस्प करेगा, जल्दी सीखेगा, तो इसका मतलब अनुभव भी प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब किसी व्यक्ति को किसी के बारे में कोई चीज़ सीखना है तो आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा, दोनों प्रेरणा में से अगर कोई प्रेरणा ही नहीं है तो जल्दी वो नहीं सीख पाएगा। अगर कोई प्रेरणा है तो जल्दी सीख पाएगा। इसका मतलब ये जो 3 विकल्प हुए वो आपके तीनों ही प्रभावित करते हैं अधिगम को। शरीर द्रव्यमान, बॉडी मास, कोई व्यक्ति, किसी का वजन कम है या किसी का वजन ज़्यादा है, अब इसमें अधिगम को प्रभावित करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अधिगम का जो डायरेक्ट जुड़ाव है वो मस्तिष्क से होता है, बॉडी वेट से नहीं होता है। तो इसका मतलब जो पहला आपका ऑप्शन हुआ इसमें गलत हो गया। तो पहला आंसर ही इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तिक अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है, तो इसमें पहला ही है, बॉडी मास या शरीर का द्रव्यमान है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अगला चलेंगे, 11 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? कैटल ने जो व्यक्ति परीक्षण तैयार किया था कैटल के द्वारा, पूछ रहा है कि कैटल ने किसको तैयार किया है, आपको ये बताना है। तो पहला है SCT वाक्य पूर्णता परीक्षण, दूसरा है NEO FFI, तीसरा है SPFQ 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण प्रश्नावली, चौथा आपका विकल्प है नियंत्रण का ठिकाना। तो ध्यान देंगे, जो कैटल, RB कैटल ने जो सुझाव दिया था, RB कैटल के द्वारा जो व्यक्तित्व परीक्षण किया गया था, उसमें आपका तीसरा क्वेश्चन, इस तीसरा ऑप्शन जो है उसमें सही हो जाएगा, जिसमें 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली उन्होंने दिया था। व्यक्ति से संबंधित व्यक्तित्व का परीक्षण करना है तो 16 प्रश्नावली पूछा जाता है, तब उसमें बेस्ट जो आंसर आएगा तो वो व्यक्तित्व परीक्षण करने का जो माध्यम है कैटल के द्वारा दिया गया है। अगला चलेंगे, जो 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान कैसा होगा? अब योग्यता परीक्षा हो रहा है, व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना, भविष्य में क्या उपलब्धि करेगा उसकी संभावना का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान कैसा होगा? एक संभावना होगा, निश्चितता होगा, एक प्रश्न होगा या एक धारणा होगा? तो 12 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, योग्यता परीक्षा किया जा रहा है, वर्तमान की नहीं पूछा जा रहा है बल्कि भविष्य की उपलब्धियों की संभावना पूछा जा रहा है कि भविष्य में ये क्या अचीव कर सकता है या क्या अचीव नहीं कर सकता है, क्या सफल हो सकता है या सफल नहीं हो सकता है, अधिगम जल्दी सीख सकता है या नहीं सीख सकता। तो भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का अगर कोई अनुमान लगाया जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई निश्चितता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में हो सकता है व्यक्ति का जो लक्षण है, व्यक्ति का जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, हो सकता है प्रभावित हो जाए, इन्वायरमेंट उस ढंग से ना मिले तो उसके जो उपलब्धि है वो प्रभावित होने की आशंका होगी, तो निश्चित नहीं होगा। क्या यह प्रश्न होगा, धारणा होगा? तो ये तीनों ही आपका गलत हो गया, बल्कि वो संभावना ही मात्र है, केवल संभावना लगाया जा सकता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। तो जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पहला विकल्प जो है वो सही हो गया।
अगला चलेंगे जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13 पे ध्यान दीजिए। उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर, उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर। अब ये ध्यान देंगे, इसमें बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स का भी सिद्धांत है या शिक्षण का सिद्धांत है। उदाहरण से सामान्यीकरण, रूल्स आप जो है एग्जाम्पल बता रहे हैं और रूल जनरेट कर रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। सहसंबंधन, आगमनात्मक, आकस्मिक, निगमनात्मक। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ आपका, ध्यान देंगे, आगमनात्मक और निगमनात्मक ये दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आप नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे तो निगमनात्मक हो जाएगा, और उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे तो आगमनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका ये उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, तो इसका दूसरा जो आपका आंसर है, दूसरा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो 13 का जो सेकेंड विकल्प है वो सही हो गया। अगला चलेंगे, शिक्षण विधि का ये सिद्धांत है। अगला चलेंगे जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, बंडूरा से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ध्यान देंगे। बंडूरा पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते थे। बंडूरा जो थे पारस्परिक नियतिवाद, एक दूसरे से जो बिहेव जो होता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है। तो इसका क्या अर्थ है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बनता है, किसी के व्यवहार से किसी का प्रवेश अप्रभावित रहता है, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र रहता है। तो ध्यान देंगे, इसमें जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी के व्यवहार से जो किसी का परिवेश होता है अप्रभावित रहता है, बिल्कुल ही गलत हो गया, प्रभावित तो होता ही है। किसी का व्यवहार किसी का परिवेश से स्वतंत्र रहता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो प्रभावित होता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। इसके अलावा जो और विकल्प है उस पर चर्चा कीजिए। किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, किसी का जो परिवेश होता है किसी के व्यवहार के कारण बनता है, ये भी आपका जो है गलत हो गया। जो बेस्ट आपका आंसर है वो पहला आपका आंसर सही है। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवेश किसी के व्यवहार कारण बनता है, केवल एक पहलू पे विचार कर रहा है। ऐसा होता तो है, लेकिन अपोजिट भी सही होता है। पहले वाले विकल्प में देखिए दोनों ही बातें लिखा हुआ है, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। तो 14 का जो बेस्ट आंसर हो गया वो पहला हो गया, पहला आपका ऑप्शन सही है। अगला चलेंगे, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। स्मृति का मापन कैसे किया जाता है? स्मृति को मापने की विधि यहाँ दिया हुआ है 4, उसमें से आपको एक आंसर बताना है। पुनरुत्पादन, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग। ध्यान देंगे, स्मृति को मापन करना है। स्मृति मतलब पहले से जो चीज़ें हम जो चीज़ें ग्रस्प किए रहते हैं, चाहे वो कोई घटना हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई किस्सा कहानी हो सकता है, उसको हमको याद करना है। तो साक्षात्कार के माध्यम से स्मृति नहीं होता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उससे स्मृति का जो मापन होता है नहीं किया जा सकता। प्रयोग, ये सब प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। बल्कि रिकाल, पुनरुत्पादन है, वो पहले से जुड़ा हुआ है। पहले कोई चीज़ें हमारे मस्तिष्क में था, उसको रिकाल हम कर रहे हैं, उसको हम याद कर रहे हैं, उसको हम पुनरुत्पादन कर रहे हैं। तो ये स्मृति मापन की बेस्ट विधि हुई। इन चारों विकल्प में से पहला विकल्प इसमें आपका सही हो गया। अगला चलेंगे, जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? अब ध्यान दीजिए, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन किस पद के लिए किया जाता है? लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। लिंग के आधार पर कर रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति जो है क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है, लिंग पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पितृसत्ता ये गलत हो गया, जातिगत भूमिकाएं ये भी गलत हो गया, सामाजिकरण ये भी गलत हो गया। आपका जो आंसर हुआ लिंग भेद हुआ, क्योंकि लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी कोई वर्णन करते हैं, तो ये लिंग भेद जो तीसरा आपका विकल्प हुआ वो सही हो गया। अगला चलेंगे, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? अब यहाँ पियाजे की बात है। पहली बात तो पियाजे ने उपयोग किया है नकल के लिए, मतलब एक दूसरे से जो देख करके सीखते हैं, वर्णन किया है। जिसे देख नहीं सकते, देख नहीं सकते मतलब वो अदृश्यमान हो सकता है, आप कह सकते हैं। जो देख नहीं सकते हैं, तो अब इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल, मॉडल नकल। अब देखिए, स्थानिक नकल वो कोई स्थान से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो देख सकते हैं, तो ये गलत हो गया। दर्शनीय नकल ये पहले से ही बताया है कि दृश्य है,
तो ये दर्शनीय हो गया, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा है देख नहीं सकते, अदृश्य से जुड़ा हुआ है। मॉडल नकल, मॉडल को ही देखेंगे तो ये भी गलत हो गया। तो देख नहीं सकते किसको नहीं देख सकते? अदृश्य नकल को नहीं देख सकते, जो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ये आंसर है, ऐसा नकल जिसको देख नहीं सकते, वो पहला हो गया अदृश्य नकल। क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर आपको खोजना है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, किसी की आनुवंशिकता किसके समय पर निर्धारित की जाती है? आनुवंशिकता कब निर्धारित की जाती है? आनुवंशिक जो गुण है बच्चे में कब आता है? परिपक्वता के समय आता है, गर्भधारण के समय आता है, विकास या जन्म? ये किससे जुड़ा हुआ है? आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक गुण होते हैं माता पिता के, या पैटर्निटी हेरिडिटी जो गुण होते हैं माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, जो गुण बच्चे में आता है वो कब से देखा जाता है? तो ध्यान देंगे, जब गर्भधारण होता है उसी समय उसमें गुण प्रवेश कर जाते हैं। जो बालक होता है, जो कंसेप्शन होता है, उसी समय ये जो है आनुवंशिक गुण उसमें आते हैं। तो किसी की आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है कि आनुवंशिक गुण उसमें कौन से आए हैं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ उसमें दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। अगला चलेंगे 19 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखिए। परामर्श में क्या शामिल होता है? परामर्श में क्या शामिल होता है या परामर्श में क्या शामिल नहीं होता है, वो आपको क्वेश्चन पूछा है। परामर्श और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। अभी ध्यान देंगे, जो 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता की सलाह, यहाँ नेगेटिव आंसर हो गया। केवल शब्द जहाँ भी आपको मिल जाए, ध्यान देंगे, केवल शब्द हो, मात्र शब्द हो, या जो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ ना हो, वो नेगेटिव आंसर होते हैं। शिक्षण के या फिर सी टेट के, यूपी टेट के, रीट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का आपको ट्रिक चाहिए कि उनका विकल्प में आपको बेस्ट आंसर देखना है, बेस्ट विकल्प देखना है। चारों ही आपको सही लग सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट आंसर आपको खोजना है। तो जो दूसरा विकल्प हो गया ऐसे गलत हो गया। नेगेटिव आंसर अगर हम काट देंगे तो पॉजिटिव आंसर अपने आप मिल जाएगा। केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, अब यहाँ केवल शब्द फिर आ गया, केवल परामर्शदाता के साथ ही समस्या साझा करना न होगा, ये भी गलत हो गया। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय, अब केवल जरूरत वाले बच्चों के साथ ही जो है परामर्श नहीं दिया जाता है, सबको परामर्श दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी नेगेटिव आंसर हो गया, ये भी गलत हो गया। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, ध्यान देंगे ये जो पहला है जो सबसे बेस्ट आंसर है। जो परामर्शदाता है, जो काउंसलर है और जो इंडिविजुअल है, दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा और दोनों के बीच परामर्श होगा। तो ये परामर्श में ये शामिल होता है। जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे जो बेस्ट इसमें आंसर हुआ आपका पहला जो आंसर है वो सही हो गया। अगला चलेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण कौन से डोमेन से अधिक संभावित होता है? अब इसमें क्या संज्ञानात्मक होता है, प्रभावित तो है, साइकोमोटर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लोकोमोटर दिव्यांगता, लोकोमोटर दिव्यांगता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है कौन से डोमेन से संबंधित होते हैं? तो ये जो है आपका जो आंसर हुआ चौथा हुआ, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन से अधिक संबंधित होते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका चौथा आंसर आपका सही हो गया। 21 नंबर पे चलेंगे। 21 नंबर का अभी जो आपका क्वेश्चन है उसको देखिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया? क्या फ्रायड के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या पावलोव के द्वारा? अब ध्यान देंगे, सामाजिक अधिगम, समाज के द्वारा हम जो सीखते हैं, देख करके जो सीखते हैं या जो अनुसरण करके सीखते हैं, तो इसको सबसे जो है महत्वपूर्ण जो योगदान दिया सामाजिक अधिगम पे बंडूरा ने दिया। जो बोबो डाल पे उन्होंने परीक्षण किया था। बोबो डाल जो है सारे बच्चों को दिखाया था, जिसमें लोग बच्चे जितने थे उसको ठोकर मारते थे, तो एक दूसरे को देख करके ही वो अनुसरण करते थे, जैसा एक करता था वैसे सारे लोग बच्चे करते थे। तो ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है बंडूरा के द्वारा दिया गया है, जिसने बोबो डाल पे जो है परीक्षण किया है। अगला चलेंगे, जो आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है उसको ध्यान देंगे। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को किसके छात्रों के रूप में, किस पर जो है छात्रों के रूप में जाना जाता है? सामाजिक अधिगम से अपरिपक्व, सामाजिक रूप से अपरिपक्व। अब वहाँ पे सामाजिकता जो है अपरिपक्व है या सामाजिकता का ज्ञान बच्चों को नहीं आया है, तो उसमें छात्रों के रूप में देखा जाता है।
निर्भर छात्र होंगे, अलग अलग छात्र होंगे, आभासी छात्र होंगे या सामाजिक छात्र होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, क्योंकि सामाजिक जो है परिपक्वता पहले से बता दिया कि अपरिपक्व हैं, तो सामाजिक छात्रों के रूप में उनको कैसे देखा जाएगा, क्योंकि सामाजिक गुण तो आया ही नहीं है। तो ये गलत हो गया। जो आपका इसमें आंसर होगा आभासी, ये गलत है, अलग थलग नहीं देखें, बल्कि निर्भर होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, माता पिता पे डिपेंडेंट होंगे। जो अब कॉलेज के जो शिक्षक होंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन पे डिपेंडेंट होंगे। सोसाइटी के जो लोग होंगे, भाई बंधु होंगे, समाज के जो लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, मित्र होंगे, उन पे डिपेंड होंगे, क्योंकि अपरिपक्व हैं, सामाजिक रूप से अपरिपक्व हैं। समाज में किसके साथ कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो ये उनको ज्ञान नहीं है, अभी अपरिपक्व हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा निर्भर रहते हैं, समाज के लोगों पर निर्भर रहते हैं, एक सामाजिकता के गुण के लिए उन पे सीखते हैं, अनुसरण करते हैं। जब वो सीख जाएंगे तब परिपक्व छात्र कहलाएंगे सामाजिक रूप से। तो जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पहला जो आंसर है, पहला जो विकल्प है वो सही हो गया, डिपेंडेंट, 1 नंबर। अगला चलेंगे, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अन्य लोगों से किसके माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सामाजिक ज्ञान यहाँ प्राप्त करना है, अन्य लोगों से सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो किसके माध्यम से होगा? प्रतिक्रिया से होगा, हतोत्साहन से होगा, प्रोत्साहन से होगा या तर्क से होगा। अब यहाँ अन्य लोगों से सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो कौन सा माध्यम होगा, मीडियम क्या होगा? क्या हतोत्साहन से होगा? ये कैसे गलत हो गया, किसी को हतोत्साहित करेंगे तो कैसे सीखेगा? प्रोत्साहन से, केवल किसी बात को प्रोत्साहन करेंगे तो कैसे वो समझ पाएगा कि हमने जो किया उसका क्या इफेक्ट है या क्या परिणाम है, सही था या गलत था? केवल प्रोत्साहन से नहीं, ये जो है आंसर सही तो है लेकिन बेस्ट आंसर नहीं है। तर्क से, इसमें तर्क की तो कोई बात ही नहीं है, अनुसरण किया जाता है सामाजिक ज्ञान में, तर्क नहीं लगाते, ये भी गलत हो गया। प्रतिक्रिया से होता है कि समाज में जो व्यवहार कर रहे हैं वो क्या है, गलत है, सही है या कैसा है। जब फीडबैक उनको मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा या डिप्रिसिएशन मिल सकता है, हो सकता हो उनकी प्रतिक्रिया में आलोचना किया जा सकता है, या हो सकता हो आलोचना के बदले उनकी जो है तारीफ की जा सकती है। तो जो पहला आपका आंसर हुआ, इसका मतलब क्या है, सामाजिक ज्ञान बच्चों को सीखना है तो प्रतिक्रिया देखा जाएगा, लोग प्रतिक्रिया क्या देते हैं, प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। अब आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है, आपको ये बताना है। किसी की प्रारंभिक अवधारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य से संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। 24 नंबर का जो आंसर है इसमें देखिए, प्रारंभिक अवधारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। अब गार्डनर जो है आध्यात्मिकता पे जो आध्यात्मिक बौद्धिकता जो उन्होंने बताया था, ये आपका गलत है, ये भी दोनों गलत है। आपका जो गार्डनर का है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या दिया था अपने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता किसको कहा था, ये फिक्स है। तो जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, जो जीवन का उद्देश्य है उसमें जटिल जो समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव हैं, कभी हमारे लाइफ में सुख आता है, कभी दुख आता है, उन समस्याओं पर जो विचार करने की जो क्षमता होती है बेस्ट, जिसमें हम आंसर चूज कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, वही आध्यात्मिक ज्ञान हावर्ड गार्डनर ने बताया है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ, ये आपका दूसरा जो विकल्प हुआ वो आपका आंसर हो गया। आगे चलेंगे, जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है। मानदंड के साथ तुलना कर अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है, क्योंकि यह शिक्षक के गुण और दोष को जानने में मदद नहीं करता है। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन आपको आंसर देना है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो ध्यान देंगे, जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में केवल आदर्श धारणा नहीं बल्कि व्यवहारिक धारणा भी शामिल किया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जो मानदंड के साथ तुलना करके सिखाया जा रहा है, बल्कि तुलना करके नहीं सिखाया जाता है, ये भी गलत हो गया। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से
जो छात्र होते हैं उनकी योग्यता निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च कोटि का मूल्यांकन उपयोग नहीं किया जाता है, व्यवहारिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, भी गलत हो गया। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोष को जानने में मदद नहीं करता है। अभी ध्यान देंगे, जो शिक्षक है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इसका जो आंसर है, जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें चौथा जो विकल्प है वो आपका सही हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर है, यह एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं होती है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, जो 25 नंबर क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। 25 नंबर रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन की प्रॉपर्टी यहाँ पूछा गया है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं होता है। मानदंड की तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण दोष जानने मदद नहीं करता है। ध्यान देंगे, जो रचनात्मक मूल्यांकन है उस पर पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल ही सही है, आदर्श धारणा शामिल नहीं किया जाता बल्कि व्यवहारिक धारणा शामिल किया जाता है। तो ये बाकी जो 3 आंसर हुए आपके गलत हो गए। मानदंड के तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित होते हैं, ये गलत हो गया। उच्च कोटि, केवल उच्च कोटि का मूल्यांकन उपयोग नहीं किया जाता है। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण दोष जानने में मदद नहीं करता है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए अधिक लाभप्रद है और विद्यार्थी के जो गुण दोष है वो जानने में सहायता करता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका जो 25 नंबर का क्वेश्चन हुआ उसका पहला विकल्प आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछा है। अनुशासक के रूप में होता है, प्रशिक्षक के रूप में होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है, या पाठ योजनाकार के रूप में होता है। ध्यान देंगे, प्राचीन समय में होता था, प्राचीन समय में अनुशासक के रूप में होते थे या प्रशिक्षक के रूप में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है अनुशासन या प्रशिक्षण भी ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि मार्गदर्शन पे ध्यान दिया जाता है। आओ करके सीखे, बच्चों को मौका दिया जाता है, बच्चों को अवसर दिया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, बोलने के लिए, अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए। तो केवल शिक्षक मार्गदर्शन करता है, बच्चे खुद करके जो सीखते हैं वो बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। तो केवल मार्गदर्शन शिक्षक का काम है कि मार्गदर्शन करता रहे, जहाँ वो गलत कर रहा है, जहाँ या त्रुटि कर रहा है, या जहाँ वो नहीं समझ पा रहा है, वो मार्गदर्शन करे, गाइड करे। तो जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ, तीसरा जो आपका विकल्प है वो सही है। 27 नंबर चलेंगे। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देंगे। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन है। सहकर्मी, पीयर असेसमेंट, जो बच्चे एक दूसरे के साथ साथ जो सीखते हैं उसका असेसमेंट करते हैं, पीयर असेसमेंट उसको कहा जाता है। तो शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है। अब इसका क्यों मूल्यवान है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करते हैं। इसके अलावा बात तो सही है लेकिन बेस्ट आंसर आपको देना है। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर प्राप्त करते हैं, ये भी सही हो गया। छात्र कक्षा में अपनी रैंक जानते हैं, ये सही तो है लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा। यह छात्र के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्य बोझ को कम करता है। कार्य बोझ को कम करने के लिए पीयर असेसमेंट नहीं होता है, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से आपको बेस्ट आंसर चुनना है। यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा ही करना उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे एक दूसरे से केवल प्रतिस्पर्धा करें, बल्कि जो बेस्ट आपका आंसर है वो दूसरा हो गया। सबसे जो बेस्ट आपका आंसर है सेकंड है। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर प्राप्त करते हैं। एक दूसरे से जो सीखते हैं, एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके सीखते हैं, पीयर असेसमेंट जो करते हैं। जो सहकर्मी, जो बालक एक दूसरे के साथ या उनका जो साथी है, उनके जो दोस्त या मित्र हैं, उनसे जो एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके सीखते हैं, सहकर्मी या पीयर असेसमेंट बोलते हैं। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। अगला चलेंगे, 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। फैबियानो पेलहम मानोस गेट अल के अनुसार कक्षा में आक्रामकता, गुणधर्मों का विनाश, गैर अनुपालन सहित विनाशकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न है। तो कौन सा ऐसा साधन है जो ऐसा जो है विनाशकारी व्यवहार को कम करता है, ये आपको पूछा गया है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट, कक्षा में टाइम आउट, शारीरिक दंड या निरोध। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे,
कक्षा में टाइम आउट, कक्षा से ही बाहर निकल जाना, गलत आंसर हो गया। शारीरिक दंड, ये भी गलत आंसर हो गया। डिटेंशन, निरोध करना, ये भी गलत आंसर हो गया। तो नेगेटिव आपको ध्यान नहीं देना है, केवल पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो पुनर्बलन आप दे रहे हैं, टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण दे रहे हैं, जो विनाशकारी व्यवहार को कम करने का एक अच्छा तरीका होता है। बच्चे जो गलत काम करते हैं या फिर गलत जो व्यवहार करते हैं, गलत आचरण सीख जाते हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम देंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे या अपने विनाशकारी व्यवहार को कम कर पाएंगे। तो जो पहला आपका आंसर है वो सही हो गया। आगे चलेंगे, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा कौन से नियम के कारण होता है? बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, जो बच्चों का गुण होता है, माता पिता के जो गुण होता है उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं, तो किस पे आधारित है, या जो है किस गुण पे अच्छा आधारित है? पृथकता पे है, विविधता पे है, प्रभुत्व पे है, प्रतिगमन पे है? तो ध्यान देंगे, बच्चे का जो गुण होता है कभी कभी माता पिता दोनों से ही जो अलग दिखता है, वो विविधता के कारण दिखता है, वेरिएशन के कारण दिखता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पर्सन अपने में यूनिक कुछ न कुछ क्वालिटी रखता है, कुछ न कुछ गुण रखता है, यूनिक नेचर रखता है। तो विविधता के कारण ऐसा होता है। जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला चलेंगे, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना होता है? जो स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है, समस्या समाधान ज्ञात करने की जो समस्या समाधान करने की जो विधि है, किस चरण में शामिल होता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, अनुप्रयोग, प्रतिचित्रण, संकेतन या प्रतिक्रिया। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसका जो क्वेश्चन है उसी से आप ध्यान देंगे, किस चरण में समस्या समाधान ज्ञात किया जाता है? तो समस्या समाधान प्रतिक्रिया में ज्ञात किया जाता है, क्योंकि फीडबैक जो आपका रिस्पांस हुआ, कोई एक्टिविटी कोई किया, उसका जो रिस्पांस निकलता है, जो प्रतिक्रिया आता है, अपोजिट जो पार्टी होता है वो क्या उसको सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो समस्या का जो समाधान होगा वहीं से निकलेगा। तो स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में प्रतिक्रिया का चरण होता है, जिसमें समस्या समाधान का समस्या समाधान करना ज्ञात शामिल होता है। तो ये जो चौथा विकल्प हो गया वो सही हो गया। तो आज के लिए वीडियो जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब ये आप ध्यान देंगे, आपका जो भी CDP से संबंधित जो आपका परीक्षा आएगा, चाहे वो आपका यूपी टेट आए, इसके अलावा सीटेट आए, इसके अलावा रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी आपका परीक्षा होने वाला है, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, क्राइटेरिया यही रहेगा, तो हर जगह ये आपका उपयोगी होगा। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो आपका था, इसमें आउट ऑफ कितना आपका आंसर सही हुआ, ये आप बताएंगे। फिर उसमें इसके अलावा आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपका वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।